हेलो एवरीवन, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं पैरामेडिकल सारथी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपना वन लाइनर सीरीज कर रहे हैं। ये ऐसी सीरीज है जो ऐसे लोगों को वरदान हो सकती है जैसे अभी जिनका आरआरबी पैरामेडिकल का एग्जाम है या अपकमिंग बीटीएससी लैब टेक्नीशियन एग्जाम होने वाला है। और ऐसे बच्चे जिनको लगता है मैंने कुछ नहीं पढ़ा, आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और देखो कितनी बेहतरीन तरीके से वन लाइन में हम पीवाईक्यू कवर करेंगे, जो आप 10-10 क्लासों में नहीं कवर कर पाते हो, छोटे छोटे क्वेश्चंस करके, जिसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी बताई जाती है। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए वरदान हो सकती है, आप अच्छे से पढ़ें। वन लाइनर सीरीज और प्लस फिंगर टिप सीरीज। फिंगर टिप सीरीज जो मैंने ऑलरेडी करा रखी है, मेरे चैनल पे पड़ी है, वो आप देख लो और साथ में उसके वन लाइनर्स पीवाईक्यू कर लो, आपकी पूरी टॉपिक तैयार हो जाएगी। ठीक है, कैसी लगेगी आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताना, जिससे हमें आगे वीडियो बनाने की मोटिवेशंस मिलती रहे। ठीक है, दूसरी चीज़, नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाती है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना, वहाँ से आप नोट्स ले सकते हो, डेली के डेली अपलोड हो जाती है। तो आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है हिस्टोपैथोलॉजी। कल हमने लिया था साइटोलॉजी, आज देखते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। पहली चीज़ तो हिस्टोपैथोलॉजी है क्या, इसके अंदर किसकी स्टडी करते हैं, तो हमने बताया हिस्टोलॉजी के अंदर हम टिश्यू की स्टडी करते हैं। टिश्यू यानी टिश्यू की स्टडी करनी हो, यानी ऊतक की स्टडी हमें अगर करनी हो तो हम हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर करते हैं। और साइटोलॉजी में हमने देखा था सेल की स्टडी, यानी कोशिका की अध्ययन करनी हो। कोशिका क्या है, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, सबसे छोटी इकाई है। और कोशिका की स्टडी करनी हो, सेल की स्टडी करनी हो तो हम साइटो के अंदर करेंगे। और अगर हमें ऊतक की यानी टिश्यू की स्टडी करनी हो तो हम हिस्टोपैथोलॉजी में करेंगे। अब देखते हैं यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन अराइव होते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। सबसे पहले देखते हैं हम फिक्सेटिव के बारे में। फिक्सेटिव यानी स्थिरी कारक द्रव्य, जिससे हम फिक्सेशन करते हैं। स्मीयर हो गया, स्लाइड बनानी हो गई, इन सब की फिक्सेशन हम किससे करते हैं, उससे क्या क्या क्वेश्चंस अराइव हो सकते हैं, क्या पुटअप हो सकते हैं, वो हम देख सकते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन पीवाईक्यू है, अच्छा है, कितनी बार न जाने आया हुआ है एग्जाम में, ये और साइटोलॉजी में, दोनों में। सबसे पहले बात करें हिस्टोपैथोलॉजी में, सबसे कॉमन फिक्सेटिव कौन सा है, यानी हम कौन सा फिक्सेटिव यूज करते हैं जो सबसे कॉमन है, किसमें, आपके हिस्टोपैथोलॉजी में। क्या यूज करते हैं, फॉर्मलिन यूज करते हैं। कैसा होता है बाय नेचर, 10% न्यूट्रल बफर्ड, यानी टोटल हम बात करें तो 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन का इस्तेमाल करते हैं हम हिस्टोपैथोलॉजी में कॉमन फिक्सेटिव के तौर पर। यही हमने कल क्या देखा था कि अगर हमें साइटोलॉजी स्मीयर बनानी हो तो उसके लिए बेस्ट फिक्सेटिव कौन सा होता है, वहाँ होता है 95% इथेनॉल। कंफ्यूज नहीं होगे ना, फॉर्मेलिन और इथेनॉल, इथेनॉल एल्कोहल है, वो भी 95% कंसंट्रेशन के साथ ये यूज़ होता है साइटोलॉजिकल स्मीयर को फिक्स करने में। अगर हम बात करें हिस्टोपैथोलॉजी के में फिक्सेटिव की बात करने में, जो हिस्टोपैथोलॉजी में क्या फिक्स करता है, तो 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फिक्सेटिव के लिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में कौन सा फिक्सेटिव उपयोगी होता है। ठीक है, ग्लूटरल एल्डिहाइड का इस्तेमाल करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में उपयोगी होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें बेस्ट फिक्सेटिव फॉर ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के लिए हम कौन सा बेस्ट फिक्सेटिव यूज करते हैं, तो कॉर्नोइस फिक्सेटिव यूज करते हैं, याद रखना। बेस्ट फिक्सेटिव फॉर साइटोलॉजिकल स्मीयर हमने देखा 95% इथेनॉल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका नाम है जेंकर्स फिक्सेटिव। जेंकर्स फिक्सेटिव क्या कंटेन करता है, मर्क्यूरी क्लोराइड कंटेन करता है, ये भी याद रखना। बोइंस फ्लूइड किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, अब यहाँ बात हो रही फ्लूइड की, तो बोइंस फ्लूइड ये हम इस्तेमाल करते हैं टेस्टिकुलर बायोप्सी में या एम्ब्रियो टिश्यूज में। हम किसका फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं, बोइंस फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं, ये भी अच्छा पीवाईक्यू है। फॉर्मेलिन प्रिजर्व टिश्यू बाय, देखो फॉर्मेलिन जो टिश्यू होता है, फॉर्मेलिन जो होता है फिक्सेटिव होता है, इसमें अगर हम टिश्यू को प्रिजर्व करना हो तो इसमें हम फॉर्मेलिन जो होता है कौन से मेथड के द्वारा टिश्यू को प्रिजर्व करता है, याद रखना, क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन्स होते हैं इसके अंदर जो टिश्यू को अच्छे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अच्छा देखो, फिक्सेटिव में वॉल्यूम रेशियो टिश्यू इंटू फिक्सेटिव कितना होता है, यानी 1:10 होता है। वॉल्यूम रेशियो इंटू फिक्सेटिव का रेशियो जो होता है 1:10 होता है। फॉर्मेलिन फ्यूम्स, यानी जो फॉर्मेलिन गैस से आप देखते होगे, जैसे यहाँ किसी जार में फॉर्मेलिन रखी हुई है तो इसमें से ऐसे धुआं जैसा निकलता रहता है, ये आपने अक्सर मूवीज़ वगैरह में भी देखी होगी कि लेबोरेटरीज में ऐसे रखे रहते हैं, उसमें से धुआं निकलता रहता है केमिकल्स में से। तो जो फॉर्मेलिन फ्यूम्स निकलते रहते हैं, इनको न्यूट्रल करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं, याद रखना। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फिक्सेटिव के बाद टिश्यू प्रोसेसिंग। यहाँ से भी हिस्टोपैथोलॉजी में अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, हमेशा ध्यान रखना। टिश्यू प्रोसेसिंग का सबसे पहला स्टेप,
अब आप डिहाइड्रेशन देख के हो जाओगे कंफ्यूज, सर जी टिश्यू प्रोसेसिंग में तो पहला स्टेप क्या आता है, फिक्सेशन आता है। हमने आपको जब फिंगर टिप्स बताई थी वहाँ पर मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, ठीक है। यहाँ भी एक ट्रिक समझ लो। एक और ट्रिक होता है, जैसे एफडी, आप एफडी कराते हो बैंक में, एफडी में क्या होता है, कैश जमा होता है, ठीक है, कैश जमा होता है ना। एफडी में कैश की स्पेलिंग ऐसे लिखना, ठीक है, याद हो जाएगा। एफडी में हम क्या जमा करते हैं, कैश जमा करते हैं, ठीक है। अब देखो एफडी का मतलब हो गया पहला स्टेप फिक्सेशन, देन आता है डिहाइड्रेशन, देन आता है क्लियरिंग, देन आता है एम्बेडिंग, देन आता है सेक्शनिंग, देन आता है स्टेनिंग। सिंपल सी बात हो गई। अब बोलोगे सर जी यहाँ पहला स्टेप डिहाइड्रेशन क्यों लिखा हुआ है, ये बीएसएफ में आया हुआ एक क्वेश्चन है, ठीक है। बीएसएफ का पैरामेडिकल जो एग्जाम होता है वहाँ क्वेश्चन आया हुआ है। उसमें क्या था, उसमें जो पहला ऑप्शन फिक्सेशन वो ऑप्शन में ही नहीं था। अब बताओ, अब बच्चे हो गए कंफ्यूज, सर जी रट रट के तो फिक्सेशन हम गए थे, क्वेश्चन तो आया ही नहीं फिक्सेटिव। तो पहला स्टेप जो होता है, अगर फिक्सेशन नहीं है, फिक्सेशन क्या है, हिस्टो हो गया, साइटो हो गया, कोई भी स्टेनिंग कर लो, उसमें फिक्सेशन कॉमन स्टेप होती है, ठीक है, कॉमन स्टेप होती है, पहली स्टेप होती है। तो फिक्सेशन अगर ऑप्शन में ना दी जाए, अगर हम बात कर रहे हो हिस्टोपैथोलॉजी की, तो उसमें टिश्यू प्रोसेसिंग का अगर हम पहला स्टेप देखें तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अगर आपके ऑप्शन में फिक्सेशन आ रहा है तो आप अंधाधुंध टिक मार के आ जाना कि फिक्सेशन पहला स्टेप होगा। लेकिन अगर फिक्सेशन नहीं है तो डिहाइड्रेशन लगा देना मेरे बच्चे, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। और ट्रिक क्या याद रखोगे, एफ डी कैश, ठीक है, एफ फॉर फिक्सेशन, डिहाइड्रेशन, देन कटिंग, एम्बेडिंग और स्टेनिंग, सेक्शनिंग, याद रख लेना आप टिश्यू प्रोसेसिंग के ये स्टेप, ठीक है। डिहाइड्रेशन में सबसे पहले क्या उपयोग होता है, अल्कोहल यूज़ होता है, याद रख लेना। क्लियरिंग एजेंट जो कॉमनली यूज़ होता है जाइलिन यूज़ होता है, जिससे जाइलिन से हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। तो ये भी अच्छा पीवाईक्यू है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि क्लियरिंग एजेंट के रूप में हम क्या कॉमनली यूज़ करते हैं, तो जाइलिन यूज़ करते हैं। ये वाला 13 नंबर वाला पॉइंट भी बहुत अच्छा पॉइंट है। इनफिल्ट्रेशन के लिए कौन सा मीडियम इस्तेमाल किया जाता है, तो पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है इनफिल्ट्रेशन के लिए। इनफिल्ट्रेशन के लिए हम कौन सा मीडियम इस्तेमाल करते हैं मेरे बच्चों, पैराफिन वैक्स इस्तेमाल करते हैं। इम्बेडिंग का क्या काम होता है भैया, इम्बेडिंग का क्या काम होता है, टिश्यू को सॉलिड सपोर्ट देना। इम्बेडिंग से हम क्या करते हैं, टिश्यू को सॉलिड सपोर्ट देते हैं। अब टिश्यू की सेक्शनिंग जो होती है वो कैसे डन होती है, तो इसके लिए मशीन आती है माइक्रोटोम की। ये तो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपने कॉलेज का भी एग्जाम दिया होगा तो ये चीज़ आता होगा कि टिश्यू की सेक्शनिंग हम कैसे करते हैं, माइक्रोटोम से करते हैं। माइक्रोटोम मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, किसमें, फिंगर टिप सीरीज में, तो उसको भी जाके एक बार जरूर देख लेना, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है हिस्टोपैथोलॉजी फिंगर टिप सीरीज, याद कर लोगे, ठीक है। तो टिश्यू की सेक्शनिंग कैसे की जाएगी, माइक्रोटोम से की जाएगी। टिश्यू सेक्शन की आइडियल थिकनेस क्या होती है भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन से। टिश्यू सेक्शन की आइडियल थिकनेस 4 to 5 माइक्रॉन्स होती है। फ्लोटिंग बाथ टेम्परेचर कितना होता है, ये भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। 5 डिग्री बिलो वैक्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी वैक्स की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है उससे 5 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो होती है फ्लोटिंग बाथ की टेम्परेचर। अभी इसको आगे और हम डिटेल्स में देखते हैं। अभी हम बात करते हैं स्टेनिंग। स्टेनिंग हिस्टोपैथोलॉजी साइटोलॉजी दोनों में इंपॉर्टेंट स्टेप है। स्टेनिंग का मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है फिंगर टिप सीरीज के प्लेलिस्ट में ही, मेरे चैनल पे मिल जाएगी, उसमें जाके देखना। जितनी भी स्टेनिंग है अपने लैब टेक्नीशियन में सारी एक साथ मैंने ट्रिक के साथ आपको बता दी है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिर भी मैं हर एक वीडियो में उस लेक्चर से संबंधित जितनी भी स्टेनिंग होती है मैं बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका रिवीजन होता रहे। तो अगर हम बात करें स्टेनिंग की यानी रंगाई की, तो रूटीन स्टेन जो हिस्टोपैथोलॉजी में यूज़ की जाती है, कौन सी रूटीन स्टेन यूज़ की जाती है, HNE यूज़ की जाती है, यानी हेमेटॉक्सिलिन एंड इयोसिन यूज़ की जाती है। ये रूटीन स्टेन हो गई हिस्टोपैथोलॉजी की। अच्छा, हिमेटोजाइलिन जो होती है, हिमेटोजाइलिन स्टेन, ठीक है, ये क्या करता है, हेमेटोक्सिलिन ये न्यूक्लियस को ब्लू या पर्पल कलर देता है। न्यूक्लियस को अच्छा, पहली बात तो देखो इन दो लाइन से कितने क्वेश्चन अराइव हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हेमेटॉक्सिलिन जो होता है, पहली चीज़ तो पूछा जाएगा क्या स्टेन करता है, तो हेमेटॉक्सिलिन न्यूक्लियस को स्टेन करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इयोसिन जो होता है वो क्या स्टेन करता है, साइटोप्लाज्म को स्टेन करता है। तीसरी चीज़, हेमेटॉक्सिलिन न्यूक्लियस को कौन सा कलर देता है, तो ब्लू या पर्पल कलर देता है। चौथी चीज़, इयोसिन जो होता है साइटोप्लाज्म को कौन सा कलर देता है, पिंक कलर देता है।
ठीक है, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इन लाइनों से, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है HNE स्टेन से लेके। स्पेशल स्टेन फॉर कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो टिश्यू की जब हम बात करते हैं तो वहाँ मैसन्स ट्राइक्रोम स्टेन इस्तेमाल किया जाता है। तो स्पेशल स्टेन हो गई किसमें, हिस्टोपैथोलॉजी में। अगर हम उसमें कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो मैसन्स ट्राइक्रोम इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, म्यूसिन डिटेक्शन के लिए कौन सा स्टेन इस्तेमाल करते हैं, पस स्टेन याद करते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है भैया, पीरियोडिक एसिड सिफ, पीरियोडिक एसिड सिर्फ इस्तेमाल करते हैं म्यूसिन डिटेक्शन के। इसके अलावा हम फंगल वगैरह की बात करें तो वहाँ भी पस स्टेन इस्तेमाल किया जाता है, ये भी मैंने स्टेनिंग वाले लेक्चर में बता रखा है। एमाइलॉइड की हम बात करें तो एमाइलॉइड के लिए कॉन्गो रेड इस्तेमाल करते हैं। कलर की बात करें, अभी हम आगे देख लेंगे इसका क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आता है इसमें कलर से संबंधित कि नॉर्मली तो रेड कलर देता है, लेकिन पोलराइज्ड लाइट पड़ेगी तो कैसा कलर देगा वो अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, रेटिकुलिन फाइबर की बात करें तो सिल्वर स्टेन इस्तेमाल किया जाता है, या इसी को हम रेटिकुलिन स्टेन भी बोल सकते हैं, नाम से आप पकड़ लोगे, ये सिंपल सी बात हो गई। अच्छा, आयरन की जब भी बात आएगी, आयरन डिपॉजिट के लिए हम कौन सा स्टेन इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पर्शियन ब्लू। ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, अभी MP ग्रुप 5 का एग्जाम हुआ था तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो आयरन की जो डिपॉजिट होती है उसको दिखाने वाला स्टेन कौन सा होता है, पर्शियन ब्लू, या इसी को एक और नाम देते हैं पर्ल्स पर्शियन ब्लू। तो पर्ल्स प्लस पर्शियन ब्लू आ जाए या केवल पर्ल्स आ जाए तो आप आयरन डिपॉजिट के लिए उसको लगा देना आंख बंद करके, याद कर लोगे। माइलिन सीथ के लिए कौन सा स्टेन इस्तेमाल करते हैं, तो इसको बोलते हैं लक्सोल फास्ट ब्लू, यानी LFB बोलते हैं माइलिन सीथ। माइलिन सीथ पहली बात किस में पाई जाती है, आपको बताएं, हमने पढ़ाया हुआ है उसमें ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। ठीक है, किस में पाई जाती है, ये आपका डेंड्रॉन, ये हो गया आपका एक नर्व सेल, नर्व सेल के यहाँ पर पाई जाती है माइलिन सीथ। इसको क्या बोलते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन, यहाँ पर न्यूरॉन में नर्व सेल में पाई जाती है आपकी माइलिन सीथ। तो इस माइलिन सीथ को अगर हमें देखना हो, नर्व सेल में देखना हो, तो उसके लिए कौन सा स्टेन इस्तेमाल करेंगे, लुक्सोल फास्ट ब्लू स्टेन इस्तेमाल करेंगे, याद कर लोगे। जेडन स्टेन जिसको हम बोलते हैं जेल निल्सन स्टेन, ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, AFP, याद करोगे, इंपॉर्टेंट है। एसिड फास्ट बैसिलाई कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस में। ये मैंने अच्छे से पढ़ाया है माइक्रोबायोलॉजी के फिंगर टिप्स में, और अगला लेक्चर भी शायद हो सके तो माइक्रोबायोलॉजी की वन लाइनर आएगी, वहाँ एक बार फिर से हम देखेंगे जेडन स्टेन को। अभी देखो एसिड फास्ट बैसिलाई के लिए, जैसे ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया हो गया, कैसा बैक्टीरिया, एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, तो उसके लिए हम AFB स्टेन या जेडन स्टेन इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, पढ़ने में मजा आ रहा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, जिससे मोटिवेशन मेरी बनी रहे। ठीक है, आइडेंटिटी फैक्ट्स एंड ट्रबल शूटिंग, यानी गलतियाँ क्या क्या हो सकती हैं आपसे हिस्टोपैथोलॉजी में, उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, ये ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं थोड़े से। क्वेश्चंस कैसे अराइव होते हैं, जैसे हम एक हिस्टोपैथोलॉजी में टिश्यू वगैरह का, या मान लो हम स्लाइड्स बना रहे हैं, उसमें अगर टिश्यू श्रिंक हो जाए तो ये किसकी, इसका क्या रीज़न हो सकता है, तो जो टिश्यू श्रिंकिंग होती है ये अल्कोहल डिहाइड्रेशन की वजह से होती है, याद करोगे। इसके अलावा हम बताएं सेक्शन रिंकल प्रॉब्लम, इसका क्या कारण हो सकता है, जो सेक्शंस में रिंकल्स आ जाती हैं उसके प्रॉब्लम का क्या कारण हो सकता है, तो इनकरेक्ट फ्लोटिंग बाथ टेम्परेचर। अभी हमने बाथ टेम्परेचर की बात की थी, ऊपर कितना था, यहाँ पर देखो 5 डिग्री बिलो वैक्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी जो वैक्स की मेल्टिंग पॉइंट थी उससे 5 डिग्री बिलो था। तो वही वैक्स की जो यहाँ पर जो बाथ टेम्परेचर था, फ्लोटिंग बाथ टेम्परेचर, उसमें क्या हो जाएगा, अगर इनकरेक्शन आ जाए, टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाए तो सेक्शन में रिंकलिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। ये बात हो गई। फोल्डिंग इन सेक्शन ड्यू टू, अच्छा जो सेक्शंस होते हैं अगर उसमें फोल्डिंग आ जाए, ये क्यों हो सकता है, तो थिक टिश्यू के नाते हो सकता है। इसके अलावा ब्लंट माइक्रोटोम ब्लेड, यानी माइक्रोटोम की जो ब्लेड हो वो ब्लंट हो जाए, या जो टिश्यू हो उसका सेक्शन थिक हो जाए, तो उसमें क्या आ सकता है, सेक्शंस में फोल्डिंग आ सकती है। अच्छा, ब्लैक ग्रेनुलर डिपॉजिट इन स्लाइड, जो स्लाइड्स होती हैं उसके अंदर ब्लैक काले ग्रेनुलर, यानी दानेदार ग्रेनुल्स जिसको हम बोलते हैं। अच्छा, ब्लैक ग्रेनुलर डिपॉजिट्स दिखाई दे किसमें, स्लाइड्स में, क्यों दिखाई दे सकती हैं, तो ये मर्क्यूरी क्लोराइड की क्रिस्टल्स होती हैं, याद करोगे। न्यूक्लियर फेडिंग ऑकर्स ड्यू टू, न्यूक्लियर की जो होती है उसकी फेडिंग क्यों हो सकती है, फेड मतलब धीरे धीरे कलर डाउन, यानी न्यूक्लियर की जो न्यूक्लियर हमें न्यूक्लियस देखनी है, ठीक है, उसकी अगर फेडिंग हो जा रही है, हम नहीं देख पा रहे ठीक से, तो ये ओवर डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकती है, या फिक्सेशन ठीक से ना हुआ हो, पुअर फिक्सेशन, इन दोनों की वजह से हो सकती है न्यूक्लियर फेडिंग, याद कर लोगे।
अच्छा देखो, फ्रोजन सेक्शंस की हम बात करें तो फ्रोजन सेक्शन कहाँ किससे कट किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। फ्रोजन सेक्शन को कट करने के लिए हम क्रायो स्टेट मशीन का इस्तेमाल करते हैं, याद कर लेना। फ्रोजन सेक्शंस का यूज कहाँ करते हैं हम? रैपिड डायग्नोसिस ड्यूरिंग सर्जरी, किसी की सर्जरी हो रही हो, हमें कुछ शक लगा, तो अगर हमें रैपिड डायग्नोसिस करनी हो तो हम क्या करेंगे, उसका फ्रोजन सेक्शन बनाकर उसको कट करके आगे का फर्दर प्रोसेस करेंगे। तो फ्रोजन सेक्शंस का हम अगर कट करना हो तो क्रायोस्टेट मशीन से करेंगे, फ्रोजन सेक्शंस का यूज करना हो तो रैपिड डायग्नोसिस करेंगे ड्यूरिंग सर्जरी, इसके लिए हम फ्रोजन सेक्शंस का यूज करते हैं। अच्छा, बायोप्सी भेजने से पहले क्या भरना जरूरी है? जो जो हिस्टोपैथोलॉजी में काम कर रहे होंगे उनको पता होगा कि अगर बायोप्सी अगर हमें भेजनी हो तो उससे पहले क्या भरना जरूरी होता है। तो रिक्विजिशन फॉर्म हम भरते हैं। ऑटोलिसिस रोकने के लिए टिश्यू को किस में हम तुरंत डालना चाहिए? टिश्यू में ऑटोलिसिस ना हो जाए उसको रोकने के लिए हम ऑटोलिसिस को रोकने के लिए हम फिक्सेटिव में डाल देते हैं टिश्यू को। सिंपल सी बात हो गई। मोस्ट कॉमन बायोप्सी नीडल, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रू कट नीडल, ये मोस्ट कॉमन बायोप्सी नीडल है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बोले बोन मैरो की एस्पिरेशन के लिए कौन सा नीडल यूज करते हैं, तो साला नीडल यूज करते हैं, ये एस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं, याद रखना। अगर बोन मैरो बायोप्सी की हम बात करें, बोन मैरो बायोप्सी अगर हमें करनी हो तो जेम्स डिश नीडल यूज करते हैं, ठीक है। ये याद रख लेना, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा हम बात करें अगर बायोप्सी मोस्ट कॉमन बायोप्सी नीडल करनी हो तो हम ट्रू कट नीडल का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोटोम ब्लेड को शार्प करने की क्या प्रक्रिया होती है? ये भी कई बार आए हुए क्वेश्चन एग्जाम में। जो माइक्रोटोम का ब्लेड होता है उसको शार्प करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं हॉर्निंग एंड स्ट्रोपिंग, यानी हॉर्निंग और स्ट्रोपिंग बोलते हैं माइक्रोटोम ब्लेड की शार्प करने की प्रक्रिया को। ब्लॉक लेबलिंग, जो ब्लॉक लेबलिंग होता है वो कहाँ पर होता है? तो कैसेट्स पर होता है। टिश्यू मार्किंग डाई यूज टू आइडेंटिफाई मार्जिन ड्यूरिंग क्रॉसिंग, यानी जो टिश्यू मार्किंग होती है वो डाइज होती हैं, कहाँ यूज होती हैं? आइडेंटिफाई करने के लिए, क्या? मार्जिन ड्यूरिंग क्रॉसिंग। ये सिंपल सी बात हो गई। आगे हम देते हैं एक्स्ट्रा फैट्स फिक्सेटिव से, जैसे फॉर्मेलिन की आइडियल कंसंट्रेशन क्या होती है? 10% होती है, याद कर लोगे हिस्टोपैथोलॉजी में। फॉर्मेलिन से फ्यूम्स निकलते हैं, क्यों निकलते हैं अभी हमने बताया। फॉर्मेलिन जैसे कोई केमिकल भरा होता है, आपने देखा उसमें से धुएं निकलते हैं, ऐसे फॉर्मेलिन से भी निकलता है, उसमें से फ्यूम्स निकलते हैं, तो फॉर्मेल्डिहाइड गैस होते हैं वो, ठीक है। अच्छा, इसको न्यूट्रल करने के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं गैस? अभी हमने बताया, तो अमोनिया इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर्मेलिन को न्यूट्रल करने के लिए क्या मिलाते हैं? तो सोडियम फॉस्फेट भी इस्तेमाल कर लेते हैं। माइक्रो एनाटॉमिकल प्रिजर्वेशन, इसको माइक्रो एनाटॉमिकल प्रिजर्वेशन करना हो उसके लिए बेस्ट फिक्सेटिव हमने क्या बताए? जेंकर्स फ्लूइड, ठीक है। यहाँ पर देखो, अभी हमने शुरू में बात की थी जेंकर्स फिक्सेटिव कंटेन्स मर्क्यूरी क्लोराइड, तो जो जेंकर्स फिक्सेटिव नाम आया था वो क्यों इस्तेमाल होता है ये फिक्सेटिव? ये माइक्रो एनाटॉमिकल प्रिजर्वेशन के लिए, याद कर लोगे। न्यूक्लियो प्रोटीन प्रिजर्वेशन में बेस्ट फिक्सेटिव, अगर न्यूक्लियो प्रोटीन प्रिजर्वेशन करना उसके लिए बेस्ट फिक्सेटिव कॉर्नोइस फ्लूइड इस्तेमाल करते हैं। हिस्टोकेमिकल स्टडीज़ करनी हो उसके लिए आइडियल फिक्सेटिव तो एसीटोन, अगर हमें स्टडीज़ करनी हो हिस्टोकेमिकल उसके लिए आइडियल फिक्सेटिव कौन सा? एसीटोन है। माइक्रोवेव फिक्सेशन करना हो इससे क्या फ़ायदा होता है? तो ये तेज काम करता है और श्रिंकिंग कम होती है, याद कर लोगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए फिक्सेटिव, ये तो अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ एग्जाम में, ये भी स्टार कर लेना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए हम कौन सा फिक्सेटिव यूज़ करते हैं? ऑस्मियम टेट्रॉक्साइड यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें डीकैल्सिफिकेशन, इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? बोन टिश्यू को डीकैल्सिफाई करनी हो में, ठीक है, बोन टिश्यू हो अगर हमें डीकैल्सिफाई करनी हो किसका इस्तेमाल करेंगे भैया? नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। फास्टेस्ट डीकैल्सिफाइंग एजेंट की अगर हम बात करें तो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये फास्टेस्ट डीकैल्सिफाइंग एजेंट है। अच्छा, एक आपने कहावत सुनी होगी कि इनके ऊपर एसिड डाल दो इनकी हड्डियाँ वड्डियाँ भी गल जाएंगी, ठीक है। तो एसिड में हम मोस्टली कौन सा यूज़ करते हैं? सबसे तीव्र तनु एसिड कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। वो क्या करता है? फास्टेस्ट डीकैल्सिफाइंग एजेंट है। तो ऐसे भी याद कर लोगे कि ये हड्डी उड्डियों पर पड़ेगा HCl तो गला देगा, ये सिंपल सी बात होगी। जेंटल डीकैल्सिफिकेशन करना हो तो हम EDTA का इस्तेमाल करते हैं। एंड पॉइंट ऑफ डीकैल्सिफिकेशन, अगर इसको हमें चेक करना हो कि डीकैल्सिफिकेशन की एंडिंग पॉइंट हो रखी है कितनी है, क्या है, एक्सरे से हम चेक करेंगे। कैल्सिफिकेशन या डीकैल्सिफिकेशन ये हड्डी से रिलेटेड है, तो हड्डियों के लिए हम मोस्टली अगर देखना हो चेक करना हो तो एक्सरे ही करते हैं। ओवर डीकैल्सिफिकेशन से क्या होता है? ओवर डीकैल्सिफिकेशन मान लो कर लिया तो टिश्यू डैमेज हो सकता है। अब जैसे HCl है, हड्डी वड्डी गला देगा, ज़्यादा ही डाल दिया तो क्या होगा? टिश्यू डैमेज हो सकता है। इसके अलावा पुअर स्टेनिंग हो सकती है।
प्रोसेसिंग एंड माइक्रोटोमी। इससे क्या एक्सपर्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े कठिन टाइप के, थोड़ा लेवल अप करते हैं, ठीक है। जैसे पैराफिन वैक्स की मेल्टिंग पॉइंट कई बार एग्जाम में आती हुई है। ये पैराफिन वैक्स की मेल्टिंग पॉइंट कितनी होती है? 56 से 58 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, यानी अच्छी खासी मेल्टिंग पॉइंट होती है। क्लियरिंग एजेंट जो टॉक्सिक है, क्लियरिंग एजेंट की तो हमने बात कर ली, जाइलिन होती है, पर आपको पता था जाइलिन टॉक्सिक है? जी हाँ, जाइलिन टॉक्सिक होता है। माइक्रोटोम सेक्शन जो होता है, अगर वो मोटा बन जाए, तो माइक्रोटोम सेक्शन अगर मोटा है तो इसका क्या रीज़न है कि वो मोटा है? तो देखो, नाइफ जो होती है, जो काटती है सेक्शंस, वो लूज है, उसका होल्डर लूज है, लूज नाइफ होल्डर, या डल ब्लेड, यानी ब्लेड जो है वो डल है, शार्प नहीं है, तो माइक्रोटोम का सेक्शन है वो मोटा कट सकता है। ये सिंपल सी बात हो गई। रिबन ना बन पाने का क्या कारण हो सकता है? रिबन नहीं बन रहा, उसको ना बनने का क्या कारण हो रहा है? वैक्स बहुत सख्त है या ब्लेड का एंगल गड़बड़ है। ये सिंपल सी बात हो गई, इसकी वजह से रिबन नहीं बन सकता, यानी वैक्स बहुत टाइट हो गई या ब्लेड का एंगल गड़बड़ हो गया, तो रिबन बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। सेक्शंस के बीच गैप आने का क्या कारण हो सकता है भैया? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से सेक्शंस के बीच गैप आ सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें टिश्यू फोल्ड्स इन सेक्शन, जो सेक्शंस होते हैं उसके अंदर टिश्यू की फोल्डिंग हो जाए, इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? ओवर सॉफ्टनिंग या ब्लंट नाइफ जिम्मेदार होता है। अच्छा देखो, न्यूक्लियर स्टेन, न्यूक्लियर स्टेन में नेचुरल डाई हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं? हमने बहुत बार देख लिया कि हिमेटॉक्सिलिन इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें न्यूक्लियर स्टेन करना हो, न्यूक्लियस को रंगना हो, हिमेटॉक्सिलिन इस्तेमाल करेंगे। एक चीज़ और ये रख लो हिमेटॉक्सिलिन से संबंधित कि ये लॉगवुड ट्री से प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन आया है, मैंने देखा हुआ है पीवाईक्यू में कि कौन सा लॉगवुड ट्री से प्राप्त होता है कौन सा स्टेन, तो हिमेटॉक्सिलिन प्राप्त होता है लॉगवुड ट्री से। क्या स्टेन करता है भैया? न्यूक्लियर स्टेन करता है। कैसा कलर देता है? ब्लू या पर्पल कलर देता है। इयोसिन का व्हाट टाइप ऑफ डाई? इयोसिन कैसा डाई है? बात करें तो नेचर की बात करें तो इयोसिन कैसा है? एसिडिक डाई है। पर्सिस्ट, ये हमने बता रखा है किसमें? आपके उसमें स्टेनिंग वाले लेक्चर में। तो स्टेनिंग वाला लेक्चर देख लेना, स्टेनिंग से क्वेश्चन अच्छे खासे अराइव्ड होते हैं, मेरे चैनल पे मिल जाएगी, देख लेना। पर्सिस्टेंट पॉजिटिव होता है। पर्सिस्टेंट की हमने बात करी, पीरियोडिक एसिडिक शिफ्ट, ये हमने बात की थी अभी पहले। किसके किसके लिए पॉजिटिव हो सकता है? म्यूसिन की हमने वहाँ देखा था। इसके अलावा मैंने बताया फंजाई के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं पर्सिस्टेंट। इसके अलावा हम बात करें ग्लाइकोजन, वहाँ भी हम पर्सिस्टेंट इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए भी पर्सिस्टेंट पॉजिटिव हो सकता है। अभी हमने फिर बात की कॉन्गो रेड की, तो वहाँ पर हमने बताया कॉन्गो रेड का कलर अभी हम आगे देखेंगे। तो कॉन्गो रेड नॉर्मल लाइट अगर पड़ रही हो तो वहाँ तो रेड कलर दिखाएगा, याद कर लोगे। लेकिन अगर पोलराइज्ड लाइट शो होती है तो कॉन्गो रेड कैसा कलर शो करेगा? एप्पल ग्रीन बाई फ्रिंजेस शो करेगा। बाई फ्रिंजेस को बोलते हैं प्रदीप्ति हिंदी में, ठीक है। तो एप्पल ग्रीन कलर याद रखना आप, इंपॉर्टेंट यही है कि कल एप्पल ग्रीन कलर शो करेगा कब? बाई पोलराइज्ड लाइट अगर पड़ रही है। लेकिन नॉर्मली लाइट में कैसा? रेड कलर ही शो करेगा, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है। तो कॉन्गो रेड में थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है। सूडान ब्लैक बी, ये स्टैंड क्या करता है? लिपिड को स्टैंड करता है, याद करोगे। अब सूडान ब्लैक बी तो लिपिड को इस्तेमाल करता है, लेकिन पिछले क्लास में हमने देखा था सूडान 3 जो था वो क्या कर रहा था? स्टूल में फैट का स्टेनिंग, फैट को देखने के लिए हम सूडान 3 का इस्तेमाल कर रहे थे। तब मैंने आपको बताया था कि फैट वर्ड जहाँ भी आए, सिंपल सी बात, इसका याद आप लिंक रख लेना सूडान से, या सूडान से जैसा अब लिपिड है, लिपिड भी एक तरीके का फैट ही होता है, तो इसका भी आप रख लेना लिंक सूडान से, ऐसे याद हो जाएगा आपको। दूसरी चीज़, एक और स्टेन होता है ऑयल ओ रेड, ठीक है, ये भी मैंने बता रखा है स्टेनिंग वाले में। तो ऑयल वर्ड भी कैसा इस्तेमाल होता है? फैट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑयल, जैसे ऑयल ज़्यादा खाओगे तो फैट बढ़ जाता है, ऐसा सुना होगा ना। तो ऑयल भी किसके लिए? फैट के लिए स्टेन इस्तेमाल किया जाता है। ऑयल रेडो या सूडान ब्लैक बी की बात करें तो लिपिड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, याद कर लेना। जेडन स्टेन, जेडन निल्सन स्टेन में काउंटर स्टेन क्या होता है? तो मिथिलीन ब्लू इसका काउंटर स्टेन होता है। गिम्सा स्टेन में कॉमनली यूज्ड, गिम्सा स्टेन कहाँ हम कॉमनली यूज करते हैं? तो बोन मैरो में या ब्लड सेल्स को लिए हम गिम्सा स्टेन इस्तेमाल करते हैं। एक और क्वेश्चन गिम्सा स्टेन से बहुत इंपॉर्टेंट है कि मलेरियल पैरासाइट, यानी मलेरियल पैरासाइट के लिए हम कौन सा स्टेन इस्तेमाल करते हैं? गिम्सा स्टेन इस्तेमाल करते हैं। यानी सिंपल सी बात होगी, अगर ब्लड पैरासाइट्स की बात होगी तो हम गिम्सा स्टेन्स का इस्तेमाल करेंगे। ट्राइक्रोम स्टेन कितने कलर में स्टेनिंग करता है? तो ट्राइक्रोम जो मेसन्स ट्राइक्रोम था, याद करना 3 कलर में वो स्टेनिंग करता था। रेटिकुलिन फाइबर क्या स्टेन करता है?
सिल्वर इंटीग्रेशन को स्टेन करता है रेटिकुलर फाइबर, रेटिकुलिन फाइबर। इसलिए इसका जैसे ये देखो यहाँ पर हमने बात की थी रेटिकुलिन स्टेनिंग की। यहाँ देखो रेटिकुलिन फाइबर्स देखने के लिए सिल्वर स्टेन इस्तेमाल करते हैं, तो नाम से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे कि रेटिकुलिन की बात आएगी तो हम रेटिकुलिन की बात आएगी, रेटिकुलिन फाइबर की बात आएगी तो हम सिल्वर इंटीग्रेशन या सिल्वर स्टेनिंग की बात करेंगे। आगे हम बात करें क्रायोस्टेट की या फ्रोजन सेक्शंस की। यहाँ पर देखो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। क्रायोस्टेट मशीन हमने बात की थी, इसका टेम्परेचर कितना होता है तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, क्रायोस्टेट मशीन का टेम्परेचर कितना होता है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कहाँ, अच्छा ये -20 डिग्री क्यों हुआ, क्रायोस्टेट कहाँ इस्तेमाल होता है भैया, फ्रोजन सेक्शन को काटने में इस्तेमाल होता है ना। तो फ्रोजन क्या हुआ, जमा हुआ। अब कोई चीज़ जमा कब होगा, जब उसका टेम्परेचर माइनस में होगा। तो ऐसे याद कर लेना आप, सिंपल सी बात है कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड क्रायोस्टेट मशीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्रोजन सेक्शंस की आइडियल थिकनेस कितनी होती है, यानी फ्रोजन सेक्शंस अगर हमें कट करने हैं तो उसकी थिकनेस कितनी होगी, आइडियल थिकनेस कितनी होगी, 5 से 10 माइक्रॉन्स होनी चाहिए। ये सिंपल सी बात होगी। फ्रोजन सेक्शंस में फिक्सेटिव यूज़ होता है, नहीं यूज़ होता। फ्रोजन सेक्शन में हम फिक्सेटिव नहीं यूज़ हो करते, ये भी याद रख लेना। फ्रोजन सेक्शन की स्टेनिंग का टाइमिंग कितना होता है, अगर फ्रोजन सेक्शन की स्टेनिंग कर रहे हैं उसमें क्या टाइमिंग होना चाहिए, तो 2 से 3 मिनट्स होनी चाहिए। और क्या करते हैं हम, क्विक एचएनई करते हैं। याद कर लोगे, फ्रोजन सेक्शंस के लिए हम क्विक एचएनई 2 से 3 मिनट में करते हैं। फ्रोजन सेक्शन हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे थे, अब देखना, हमने बताया था कि सर्जरी के लिए, यानी ऑपरेशन करना हो, सर्जरी करनी हो किसी की, तो हमें क्विक स्टेन चाहिए। 2 से 3 मिनट में हम क्या करेंगे, एचएनई करके दे देंगे। फ्रोजन सेक्शन में स्टेनिंग का टाइम काफ़ी जल्दी से करके दे देंगे। ये सिंपल सी बात होगी। इंट्रा ऑपरेटिव डायग्नोसिस के लिए सबसे फास्ट मेथड अभी हमने बताया, अभी ऊपर हमने बात की, फ्रोजन सेक्शन होता है 2 से 3 मिनट में इसकी स्टेनिंग करके दे देते हैं। ये सिंपल सी बात हो गई। इसके अलावा हम बात करें नाइफ मार्क्स। नाइफ मार्क्स सेक्शन में क्यों आते हैं, डिफेक्टिव ब्लेड की वजह से आते हैं, नाइफ मार्क्स सेक्शन में आते हैं। यानी मार्क मतलब जैसे मार्क क्या होता है, आपके बॉडी पर कोई मार्क है, दाग धब्बा है, तो सेक्शंस में अगर मार्किंग आ रहे हैं तो क्यों आ सकता है, वो डिफेक्टिव ब्लेड की वजह से आता है। ब्लेड में कोई डिफेक्शन है, उसकी वजह से नाइफ में सेक्शन में नाइफ मार्क्स आ रहे हैं। फ्लोटेशन बाथ बबल्स, ठीक है, फ्लोटेशन बाथ बबल्स से क्या होगा, टिश्यू डैमेज होने का खतरा बना रहेगा। सेक्शन फॉल ऑफ स्लाइड का क्या कारण है, इनएडिक्वेट एडेसिव कारण है सेक्शन फॉल ऑफ स्लाइड का। न्यूक्लियर बबल किससे बनते हैं, ओवर हीटिंग कर दें हम बाथ टब में तो न्यूक्लियर बबल्स बन सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें फंगल ग्रोथ ऑन स्लाइड, इससे बचने के लिए थाइमोल इन वाटर बाथ का इस्तेमाल करेंगे। तो ये भैया आपका अच्छा सा एक चैप्टर था हिस्टोपैथोलॉजी। उम्मीद करते हैं इसमें हमने अच्छे खासे मिनट में कम से कम हमने 100+ वन लाइनर्स देख लिए, आपका 100+ क्वेश्चंस तैयार हो गए। इसके अलावा फिंगर टिप्स का भी आप देख लेना, कौन सा वीडियो, यही वाला हिस्टोपैथोलॉजी का, आपका पूरा दोनों अच्छे से तैयार करा देगा। आपको 10-10 लेक्चर देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, कमेंट ज़रूर कर देना जिससे हमको मोटिवेशन हाई रहे। दूसरी चीज़, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके ले सकते हो चैनल को ज्वाइन करके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।